Hello dears, today we will start about structural members and types of structures. So first of all, what is structure? A combination of members connected together in such a way to serve a useful purpose is called structure. Now the types of structure, there are different types of the structure. First one is the rigid frame. It means it is that type of structure in which the members are joined together by rigid joints, means by welded joints. मीन्स रिजिड फ्रेम का मतलब है कि रिजिड का मतलब हो गया बेटा परमानेंटली बोल सकते हैं या कठोरता से, ठीक है। तो आपने भी जॉइंट्स के बारे में सुना होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स. फर्स्ट वन इज द परमानेंट जॉइंट्स एंड सेकंड वन इज द टेम्परेरी जॉइंट्स. तो मीन्स परमानेंट जॉइंट्स का मतलब है कि अगर हमने उनको एक बार ज्वाइन कर दिया तो उसके बाद हम उसे डिसअसेंबल नहीं कर सकते हैं. मीन्स उसी साइज और शेप में हम उसे डिसअसेंबल नहीं कर सकते हैं. जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर वर्कशॉप के अंदर वेल्डिंग किया होगा, तो वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ वेल्ड मीन्स हम दो पीसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अब आपको उन दोनों पीसों को अगर डिसअसेंबल या अलग अलग करना है तो मीन्स आपको काटना पड़ेगा वो, ठीक है. मीन्स जो साइज और शेप बिफोर वेल्डिंग था वही साइज और शेप आफ्टर वेल्डिंग आपको नहीं मिलेगा. तो मीन्स वेल्डिंग इज ए टाइप्स ऑफ परमानेंट जॉइंट. तो रिजिड का मीन्स हो गया कि द स्ट्रक्चर इन विच द फ्रेम्स या स्ट्रक्चर्स आर परमानेंटली जॉइंट या रिजिड जॉइंट्स, दैट्स आर कॉल्ड रिजिड फ्रेम. ओके, नेक्स्ट वन इज द ट्रस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिन कनेक्टेड जॉइंट्स. अब जैसे कि टेम्परेरी जॉइंट्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे कि नट एंड बोल्ट जॉइंट्स. तो नट एंड बोल्ट जॉइंट्स इज ए टेम्परेरी जॉइंट. मीन्स हमारे पास दो पार्ट्स हैं, उनको हमने नट एंड बोल्ट से जो अपना नट या बोल्ट है उनको टाइट किया और उन दो पीस को आपने सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन जब आप नट या बोल्ट को लूज करोगे तो आप उनको इजीली डिसअसेंबल कर सकते हो अपने पास. तो दिस इज ए टेम्परेरी जॉइंट, ठीक है. एक जॉइंट और होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड द रिवेटेड जॉइंट. तो रिवेटेड जॉइंट्स को इट इज नाइदर परमानेंट जॉइंट्स नॉर ए टेम्परेरी जॉइंट्स. मीन्स जैसे कि रिवेट जॉइंट्स आपने देखा होगा कि जो इनका एक सेंट पोर्शन होता है और एक साइड का हेड पोर्शन होता है. तो जिन भी पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना होता है तो पहले हम एक ड्रिल करते हैं, उस ड्रिल के अंदर उस रिवेट को हम डाल देते हैं. उसके बाद क्योंकि एक साइड तो उसका अपने पास हेड है और उसके बाद उसका सेंट पोर्शन है, और होल के अंदर इंसर्ट कराने के बाद हम क्या करते हैं, हैमर की हेल्प से दूसरे एंड पर भी हेड को बना देते हैं, ठीक है. तो एक तरह से इस सिचुएशन में हम इसको टेम्परेरी जॉइंट बोल सकते हैं. लेकिन अगर हमें उन पार्ट्स को डिसअसेंबल करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ चीजर किसी भी एक हेड को वहाँ से हटा दीजिए और उस रिवेट को बाहर निकाल लीजिए. मिस डिसअसेंबल भी कर सकते हैं. तो मिस दिस इज नाइदर टेम्परेरी जॉइंट नॉर ए परमानेंट जॉइंट. तो ट्रेसेस का मीन्स हो गया द पिन कनेक्टेड जॉइंट्स, ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मेंबर्स इन ट्रायंगुलर फॉर्म. In truss joints are pin connected and loads are applied at joints. No shear force or bending moment are produced. Only axial compression and axial tension is to be determined while analyzing a truss. Truss का मतलब हो गया एक तरह से एक सांचा, आप एक जाल बोल सकते हो, ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं तो मीन्स वहाँ पर जो वो वर्कशॉप वगैरह में आपने देखा हो या अपने ही कॉलेज के वर्कशॉप में आपने देखा है कि जैसे कि टीन शेड ऊपर डला हुआ है, लेकिन उससे पहले आपने क्या कर रखा है, एक फ्रेम बना रखा है. उस फ्रेम को आपने देखा होगा कि वहाँ पर नट एंड बोल्ट्स या पिन की हेल्प से मीन्स डिफरेंट सेक्शंस को या डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन किया हुआ है. तो इसको हम एक ट्रस बोल सकते हैं, ठीक है. नाउ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, those members that are interconnected in such a way so as to constitute a structure are called structural members. Means those members that are interconnected in such a way so as to constitute a
स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मेंबर एक स्ट्रक्चर्स के लिए काम आते हैं या एक स्ट्रक्चर्स का ही फॉर्म होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर। जैसे कि बीम हो गया, तो व्हाट इज द बीम? बीम इज ए फ्लेक्सुरल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग सच एज vertical loads and gravity loads. These loads create shear and bending within the beam. That's clear. Next one is the columns. A long vertical member, एक बीम जो होती है वो उसको आप एक हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं, और कॉलम का मीन्स क्या होगा, एक वर्टिकल मेंबर। तो एक लॉन्ग वर्टिकल मेंबर मोस्टली सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड कॉलम। क्योंकि कॉलम होता है वर्टिकली होता है तो उसके जो टॉप एंड होता है उसी के ऊपर फोर्स लगाया जाता है। तो मीन्स जब टॉप साइड से अपन फोर्स लगाएंगे तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और वो उस कॉलम को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो मीन्स वहाँ पर कौन सा लोड लगेगा, कंप्रेसिव लोड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्ट्रट। ए कंप्रेसिव मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रट। A compressive member of a structure is called strut. Next is beam column. A structure member subjected to compression as well as flexure is called beam column. क्योंकि मैंने आपको बीम के बारे में बताया था, जो which is subjected to flexural loads and column is subjected to compressive loads. तो अगर ये दोनों situations वहाँ पर हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, beam column. Next is the grid. A network of beam intersecting each other at right angles and subjected to vertical load is called a grid. मीन्स एक नेटवर्क, एक फ्रेम इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एंड सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड इज कॉल्ड ए ग्रिड। नेक्स्ट इज केबल्स एंड आर्क्स। Cables are usually suspended at their ends and are allowed to sag. The forces are then pure tension and are directed along the axis of the cable. Arcs are similar to cables except that they are inverted, मतलब just उसका उल्टा। They carry compressive loads that are directed along the axis of the arcs. Next is plates and slabs. Plates are three-dimensional flat structure components usually made of metal that are often found in floors and roofs of structures. Slabs are similar to plates except means that they are usually made of concrete. ठीक है, तो प्लेट्स तो अपने पास मेटल की होंगी और जो स्लेब्स हैं वो अपने पास किसकी बनी होंगी, कंक्रीट की। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रसेस। तो ए ट्रस इज essentially a triangulated system of straight interconnected structure element. The most common use of truss is in buildings where support to roofs, the floors and internal loading such as services and suspended ceilings are readily provided. The main reason of using trusses are long span, light weight होता है, reduced deflection, deflection कम होता है, opportunity to support considerable loads. Next is definition of a truss. A truss is essentially a triangulated system of straight interconnected structure, मतलब different structure होते हैं जो कि straightly connect होते हैं एक दूसरे से। It is sometimes also referred to as an open wave grider. The individual elements are connected at nodes, means जिस पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, nodes. The connection are often assumed to be nominally pinned. The external force applied to the system and the reactions at the supports are generally applied at the nodes. ठीक है, जो लोड दिया जाता है वो नोड्स पर, मीन जहाँ पर वो कनेक्ट हो रहे हैं वहीं देते हैं हम। When all the members are applied, forces are in a same plane. The system is a plane or 2D truss. The principal force in each element in a truss is axial tension or compression. Now, use of trusses in buildings, means building में इनका क्या यूज है। So, trusses are used in a broad range of buildings, mainly where there is a requirement for every long span, such as in airport terminals, aircraft hangars, sports stadia, roofs, auditorium, and other leisure buildings. Trusses are also used to carry heavy loads and are sometimes used as transfer structure. जैसे कि आपने इंडस्ट्रीज में भी देखा होगा
कि स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, जैसे कि फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज या क्रॉस रेल्स वगैरह आपने देखा होगा, तो दीज आर कॉल्ड द ट्रस. These articles focus on typical single-story industrial buildings where trusses are widely used to serve two main functions. First one is to carry the roof load, to provide horizontal stability. So, typical truss building arrangements आप देख सकते हैं कि जो हम ट्रसेस का डिजाइन करते हैं लाइक दिस, इस तरह भी हम कर सकते हैं एंड इस तरह भी हम अरेंजमेंट करते हैं. तो इनके नीचे अपने पास कॉलम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. इन द फर्स्ट केस मीन्स इन दिस केस द लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय ए सीरीज ऑफ पोर्टल ट्रसेस. इन द सेकेंड केस ईच ट्रस एंड द टू कॉलम्स बिटवीन विच इट स्पेन्स constitute a simple structure. The connection between the truss and a column does not resist the global bending moment. Now types of trusses. There are the different types of the trusses. जैसे कि Pratt truss, जिसको end truss भी हम बोलते हैं. तो this is the example of the Pratt truss. तो Pratt truss का भी different पर्पज़ के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे ग्रेविटी लोड्स के लिए करना है या अपलिफ्ट लोड्स के लिए करना है. तो Pratt truss are commonly used in long span buildings ranging from 20 to 100 मीटर in span. ठीक है. अगर आपको 20 से 100 मीटर का कोई भी स्पेन बनाना है तो हम Pratt truss का यूज करते हैं. इन ए कन्वेंशनल Pratt truss डायगोनल मेंबर्स मीन्स दीज आर द डायगोनल मेंबर. ठीक है. लाइक दिस दिस. ठीक है. जो कि कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट हैं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मेंबर्स आर इन टेंशन फॉर ग्रेविटी लोड्स. ठीक है. दिस टाइप ऑफ ट्रस इज यूज्ड वेयर ग्रेविटी लोड्स आर प्रीडोमिनेंट मीन्स जहाँ पर ग्रेविटी लोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड अल्टरनेटिव Pratt truss इज शोन बिलो वेयर द डायगोनल मेंबर्स आर इन टेंशन फॉर अपलिफ्ट लोड्स. क्योंकि जब उन पर अपलिफ्ट लोड लगेगा तो मीन्स उनके ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज इन tensile in nature, so this is called the tension. This type of truss is used where uplift loads are predominant, which may be the case in open building such as aircraft hangars. Like this, this is the Pratt truss with secondary members and duo pitch Pratt truss. Next truss is Warren truss. In this type of truss, diagonal members are alternatively in tension and in compression. देखिए Pratt truss के अंदर जो अपने पास diagonal members थे, these are only under tension. But in case of Warren truss, दो जो diagonal members हैं, means diagonal, ये एक diagonal हो गया, तो ये diagonal member tension भी है और under in compression भी है. The Warren truss has equal length, compression and tension wave members and fewer members than a Pratt truss. A modified Warren truss may be adopted where additional members are introduced to provide a node at purlin location. The Warren trusses are commonly used in long span buildings ranging from 20 to 100 meter in span. ठीक है. मीन्स यहाँ पर आपको सिर्फ टेंसाइल लोड ही लग रहा है तो वहाँ पर भी दोनों का रेंज स्पेन रेंजिंग तो सेम हो गया 20 to 100 मीटर. बट यहाँ पर सिर्फ टेंसाइल लोड अगर लग रहा है तो मीन्स वहाँ पर हम यूज़ करेंगे Pratt truss, और अगर दोनों लग रहा है टेंसाइल और कंप्रेशन तो वहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे? Warren truss. नेक्स्ट इज द North Light truss. North Light trusses are traditionally used for short spans in industrial workshop type buildings. They allow maximum benefit to be gained from natural lighting by the use of glazing on the steeper pitch, which generally faces north or northeast to reduce solar gain. ठीक है. On the steeper sloping portion of the truss, it is typical to have a truss running perpendicular to the plane of the north light truss to provide large column free spaces. Okay, like this. मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्थ लाइट ट्रसेस. तो मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट या पिन्स या रिवेटेड जॉइंट्स. नेक्स्ट वन इज द sawtooth
truss. A variation of the north light truss is the sawtooth, means this is the modification of the north truss का, that is sawtooth truss, which is used in multi-way buildings similar to the north light truss. It is typical to include a truss of the vertical face running perpendicular to the plane of the sawtooth truss. So this is the structure of the sawtooth truss. Next is the Fink truss. A Fink truss offers economy in terms of steel weight for short span high pitched roof. ओके, मीन्स जब आपको रूफ से ज़्यादा डिस्टेंस पर बना के चलना है तो हम यूज करेंगे फिंक ट्रस. एज द मेंबर्स आर सब डिवाइडेड इनटू शॉर्टर एलिमेंट्स, देयर आर मैनी वे ऑफ अरेंजिंग एंड सब डिवाइडिंग द कोर्स एंड इंटरनल मेंबर्स. जैसा ये आपके सामने फिगर है ऑफ द फिंक ट्रस. ओके, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं एंड करते हैं. ओके, थैंक यू.